नमस्कार, न्यूज रूम से ब्रेकिंग न्यूज लेकर हाजिर हूं मैं आंचल और मेरे साथ है राजीव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारे तमाम दर्शकों का। वैसे तो आज रविवार का दिन है, लेकिन महाशिवरात्रि भी है, जिसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन रविवार के दिन भी काफी खबरें हैं जो काफी गर्मा गर्म है, जिसने देश की सियासत को हिलाकर रख दिया। कई ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे संसद की, क्योंकि संसद में लगातार घमासान मचा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेरे हुए हैं, वो लगातार मोर्चा खोले हुए हैं मोदी सरकार के खिलाफ तमाम मुद्दों पर, चाहे वो चीन की बात हो, चाहे वो एप्स्टीन का मामला हो, चाहे वो तमाम मुद्दे हो, किसानों के हक में वो लगातार आवाज उठा रहे हैं। और इस बीच जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये निकलकर सामने आया कि जो अविश्वास प्रस्ताव जो ओम बिरला के खिलाफ पेश किया गया था, उस पर चर्चा की तारीख निकलकर सामने आ गई है। और ये तारीख बताई है केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने। उन्होंने साफ कर दिया है कि 9 मार्च को, यानी कि जब दूसरा फेज शुरू हो रहा है संसद का, उस दिन इस पर चर्चा कराई जाएगी, जो बहुत बड़ी खबर है। तो वहीं दूसरी तरफ जो है ज्ञानेश कुमार भी घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ममता बनर्जी ने मोर्चा खोला हुआ है, क्योंकि बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक एसआईआर कराया जा रहा है। जिन भी राज्यों में आने वाले वक्त में चुनाव होने, वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। आज 3 राज्यों की फाइनल वोटर लिस्ट भी जारी कर दी गई है, लेकिन बंगाल में अभी भी इस चीज को लेकर घमासान मचा हुआ है। ममता बनर्जी लगातार ये आरोप लगा रही है कि एसआईआर के जरिए वोट काटने का जो है साजिश रची जा रही है। लगातार ज्ञानेश कुमार को घेर रही है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में भी ममता बनर्जी ने खुद ही दलीलें पेश की थी, और जिसके बाद से ज्ञानेश कुमार लगातार मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। और अब एक और जो है तैयारी कर ली है ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को घेरने की। अब उनके जो पद पर है संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं संसद की तरफ। राजीव जी, आपसे जानना चाहूंगी। बिल्कुल सही आप कह रही हैं, संसद की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि संसद का पहला सत्र खत्म हुआ है और उसमें आपने देखा कि काफ़ी गहमा गहमी रही। बजट सत्र का पहला पड़ाव समाप्त हो चुका है 13 तारीख को। उसके बाद 9 तारीख से 9 मार्च से दूसरा सत्र होगा, लेकिन ये जो दूसरा पड़ाव है वो और भी गहमा गहमी वाला रहने वाला है, गर्म रहने वाला है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले जो संसद में ओम बिरला साहब हैं, ओम बिरला के खिलाफ, जैसे भी आप बता भी रही थी, वहाँ उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आना है। अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होगी और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होगी, क्योंकि यहाँ किरेन रिजिजू ने कह दिया है, घोषणा कर दी, जो अभी आपने बता रही थी कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनकी भी बात आ गई सामने। तो इन सब के बीच अभी हमने ये भी देखा कि कैसे जब अविश्वास प्रस्ताव की बारी आई, उनका नाम आया, यानी ओम बिरला का नाम आया। ओम बिरला का नाम क्यों आया ये भी देखना होगा। लगातार दूसरी बार ओम बिरला बने हैं, यहाँ उस आसंदी पर बैठे हैं, यानी लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। एक बात और भी है, ओम बिरला ने अभी तक अपने डिप्टी को अपॉइंट नहीं किया है। पहले में भी और दूसरे में भी कोई भी उप लोकसभा अध्यक्ष नहीं है वहाँ पे। तो ये एक दुखद पहलू है लोकसभा के इतिहास में, अगर देखा जाए तो संसदीय इतिहास में। लेकिन दूसरी तरफ जिस ढंग से काम करते हुए नजर आते हैं ओम बिरला के ऊपर कहा जाता है कि वो पक्षपात, आरोप यही है पक्षपात का। तो पक्षपात का जो आरोप लगाते हैं, उस आरोप के उनके ऊपर जो आरोप लगा है, उसके कारण वो घिरे हुए हैं और उनको अब संसद में उन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक वो आसंदी पे नहीं आ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं। आपने देखा जगदम्बिका पाल बैठे थे जब राहुल गांधी ने भाषण दिया, और उन्होंने कह दिया कि चूंकि मेरे खिलाफ यहाँ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो मैं उसको वहाँ नहीं बैठूंगा। अच्छी बात है, थोड़ा सा एथिकल है, वो एथिक्स का पालन करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर वो साफ नज़र आता है कि ओम बिरला बुरी तरह घिरे हुए हैं। और ओम बिरला किस कारण से घिरे हुए हैं, उसमें 2-3 बिंदु रखना चाहता हूँ। एक ये जो पहले बता चुका हूँ, माइक बंद करने का आरोप उनके ऊपर काफ़ी लगा है कि जब सत्ता पक्ष रहता है। और इससे पहले आपने एक विजुअल देखा होगा कि राहुल गांधी उस समय उस सदन में थे, क्योंकि राहुल गांधी 5वीं बार के लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में हैं, सांसद हैं। और मनमोहन सिंह की सरकार थी। मनमोहन सिंह 2014 में जब बजट पेश हो रहा था और उस पर वो भाषण दे रहे थे, धन्यवाद प्रस्ताव पे भाषण दे रहे थे तो बजट सेशन में, तो उस समय मनमोहन सिंह को के ऊपर कागज के टुकड़े फेंके जा रहे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, विपक्ष ने उस समय फेंका था। विपक्ष में कौन था? तो बीजेपी थी। मोदी जी उस समय नहीं थे सदन में, लेकिन बीजेपी थी। तो इसलिए यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि जब आप सत्ता में नहीं थे, आप वही काम कर रहे थे, तो आपको तकलीफ नहीं थी। लेकिन अब आपने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला कर सकती थी महिलाएं,
ये नागवार गुजरी विपक्ष को। जो आज विपक्ष है उनको नरेंद्र मोदी के ऊपर अगर हमला कर सकती थी महिलाएं, तो फिर आपका सिक्योरिटी क्या कर रहा था, आपके जो बाउंसर वहां आपने रखे हैं वो क्या कर रहे थे, सीआईएसएफ के जवानों के हवाले है पूरा का पूरा संसद, वो क्या कर रहे थे। तो ये बहुत सारे आरोप उनके ऊपर हैं यहाँ नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर और साथ साथ इनके ऊपर यानी ओम बिरला के ऊपर। तो ओम बिरला यहाँ पर थोड़े से परेशानी में घिरे हुए नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण बात वो है कि ओम बिरला का जो संसदीय जो कार्यप्रणाली है जिसमें रूल बुक का हवाला देते हैं, वो जब आपने कहा कि अखबारों की कटिंग आप यहाँ नहीं लेके आ सकते हैं, उन पर चर्चा नहीं कर सकते, आपने कहा किताबों में लिखी बातों पे चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि नरवणे साहब की किताब लेके आ गए थे राहुल गांधी, और आपने कहा कि किसी मैगजीन की चर्चा नहीं कर सकते। जब आप इन सब चीज़ की चर्चा नहीं कर सकते तो फिर आप अपने ही निशिकांत दुबे या दूसरे नेताओं को कैसे दे रहे हैं कि आप उस पर बात कीजिए। वो किताबें लेके आ गए वहां आपने देखा। तो बहुत आरोप है, पक्षपात का आरोप है, कुल जमा अगर कहा जाए, कुल मिलाकर कहा जाए तो पक्षपात का आरोप है। इसलिए इस आरोप से उनको बरी होना पड़ेगा। और ये सच है कि विपक्ष के पास वो संख्या बल नहीं है, ये अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। लेकिन एक इतिहास में ये बात दर्ज हो चुकी है कि अब 3 के बाद चौथे स्पीकर ये हो गए हैं, ओम बिरला हो गए, जिनके खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना ही एक बहुत बड़ी बात होती है, ये बेइज्जती है। सीधे शब्दों में कहूं, ये बेइज्जती है लोकसभा की कुर्सी पर बैठा, लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए इंसान के लिए कि उसके खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेके आया हुआ है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया हुआ है कि हमारा कोई विश्वास आपके ऊपर है ही नहीं। इसलिए यहां पर ये एक चुनौती को पेश करना होगा, बहुत गंभीर मामला है जिसको पेश करने की जरूरत पड़ेगी। यहां पर इन चुनौतियों का सामना करने की जरूरत पड़ेगी ओम बिरला को। तो ओम बिरला के सामने ये चुनौती है। और लेकिन साथ साथ अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर चुनौती मोदी सरकार के खिलाफ भी है, उनके सामने भी है। पहली चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती है कि नरेंद्र मोदी का नाम या इस सरकार के किसी भी नुमाइंदे का नाम एप्स्टीन के साथ में जो जुड़ रहा है उससे अपने आप को बाहर निकालना। और नरेंद्र मोदी, ईमेल में मोदी का भी जिक्र आ चुका है। आप याद कीजिए कि इससे पहले वाले जो 30 लाख यानी 3 मिलियन जो अभी तक ईमेल सार्वजनिक हुए हैं, उन 3 मिलियन ईमेल्स में कई ऐसे हैं जिसमें हरदीप पुरी का नाम है, अनिल अंबानी का नाम है और एक आध में नरेंद्र मोदी का नाम भी है। क्योंकि उसमें आपको पता होगा कि इजराइल जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, वहां थोड़ा वो डांस कर लेंगे तो उससे यहां पर ट्रंप को फायदा हो जाएगा। 2017-18 की बात है ये, और ये बताया गया था। अब वो नरेंद्र मोदी वहां जाके डांस किए नहीं किए, मैं तो देखने नहीं गया था, लेकिन लोग बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था और उसी के 7 दिन बाद वो गए थे। तो एक ये चुनौती, एप्स्टीन फाइल्स से जूझने की चुनौती इनके पास है, नरेंद्र मोदी की सरकार के पास है। दूसरी चुनौती जो है वो है जो ट्रेड डील अमेरिका के साथ आपने किया है, उस ट्रेड डील में भी आपको बहुत कुछ बताने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि किसान सबसे बड़ा तबका है आबादी का अपने देश में, और लगभग 70% आबादी आज भी खेती किसानी पर डिपेंड करती है देश की। उसमें से कुछ नहीं तो 50% किसान ऐसे होंगे जो वोटर होंगे। तो उन वोटरों को कैसे आप साध के रखेंगे। किसानों के आंदोलन को नरेंद्र मोदी ने देखा था। नरेंद्र मोदी ने 13 महीने बाद माफ़ी मांगते हुए 3 काले कानूनों को वापस ले लिया था। ये इतिहास के पन्ने में दर्ज है, लेकिन बहुत पुरानी बात नहीं है, 2020-21 की बात है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पे ये आएगी कि उस ट्रेड डील को यहाँ सार्वजनिक करें नरेंद्र मोदी। क्योंकि आज ही जब हम इस चर्चा को कर रहे हैं तो अभी शाम को आज बांग्लादेश में नए प्रधानमंत्री मिल जाएंगे। 35 साल बाद वहां पे ये होगा कि शायद 25 साल बाद ऐसा होगा कि वहां पर कोई महिला नहीं बल्कि पुरुष प्रधानमंत्री होगा। लेकिन उस प्रधानमंत्री के साथ भारत के क्या संबंध रहेंगे ये देखना होगा। मगर भारत बहुत कुछ कॉटन, खासकर जो बना हुआ कपड़ा, बांग्लादेश से इंपोर्ट करता रहा है। लेकिन यहां से हम कपास एक्सपोर्ट करते थे। अब कपास हम अगर एक्सपोर्ट करेंगे, जो हमारे ऊपर टैरिफ है वो कुछ और है, 18% टैरिफ है अमेरिका का, और उनके ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर 0% है। तो ये 0% वो हमसे क्यों नहीं, फिर हमसे क्यों लेगा? बांग्लादेश सीधे सीधे जाकर अमेरिका से लेगा।
अमेरिका से 0% पे लेके आएगा, जो कीमत अमेरिका में है वही कीमत बांग्लादेश में रहेगी, फिर हमसे वो कपास क्यों लेगा। तो ये ट्रायंगल बन रहा है। आप देखिए, चाहे एप्स्टीन का मामला हो, चाहे ट्रेड डील का मामला हो, किसानों का मामला हो, किसान में सिर्फ कपास की बात नहीं है, किसान में बहुत जीएम फसलों की बात है, बहुत कुछ है अलग अलग उसमें देखा जाए तो खेती किसानी पर भी आफत आने वाली है। आफत जो है वो इधर एप्स्टीन मामले में भी आने वाली है नरेंद्र मोदी की सरकार को, और आफत अभी एक और है, वो है नरवणे साहब की किताब, चीन के साथ आपके क्या संबंध हैं, क्या रिश्ते, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो सीरियल आया था। तो वो ये रिश्ता क्या कहलाता है नरेंद्र मोदी जी आपका जिनपिंग के साथ, शी जिनपिंग के साथ, वो आपको देखना होगा। तो ये सब यहाँ पर अंडरलाइंड हैं, लेकिन उसको आपको क्लियर करना होगा, बताना होगा देश की जनता को। तो बहुत मुद्दे अलग अलग हैं, डॉट्स हैं, जिसको मिलाते हैं तो एक तस्वीर ये नज़र आती है कि नरेंद्र मोदी आने वाले समय में ढेरों चुनौतियों से घिरे हुए हैं, लेकिन उससे पहले वो संसद जहां पे लोकसभा अध्यक्ष बैठते हैं, जिस कुर्सी पर लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर आज की तारीख में विराजमान है ओम बिरला साहब, ओम बिरला को अपनी इस कुर्सी को पाक साफ रखनी है। बचानी में दिक्कत नहीं है क्योंकि उनकी कुर्सी बच जाएगी नो कॉन्फिडेंस मोशन में, लेकिन पाक साफ रखनी है तो उनको ये देखना पड़ेगा ओम बिरला को कि अभी तक जिस ढंग से एक तरफा आप काम करते थे, आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि आप विपक्ष की तरफ देखते हैं तो आपका चेहरा कुछ और रहता है, चेहरे का हाव भाव कुछ और रहता है, सत्ता पक्ष की तरफ आते हैं तो चेहरे का हाव भाव कुछ और रहता है। तो ये जब आप उधर देखते हैं तो आपको साफ समझ में यहाँ समझना होगा कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं वहाँ पर आपके लिए न ही ट्रेजरी है न ही विपक्ष है, यानी न सत्ता पक्ष है न विपक्ष है, आपके लिए सब बराबर हैं। आप एक प्रिंसिपल के रूप में वहाँ बैठे हुए हैं जहाँ सारे स्टूडेंट्स एक समान हैं, लेकिन आप क्या ये काम कर पाएंगे? अगर नहीं करेंगे तो आने वाले समय में चुनौतियाँ ढेरों उनके सामने रहेंगी। और इन सब के बीच एक इम्पीचमेंट की बात आप अभी आप कह भी रही थी, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, जी, उसमें भी है, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो मामला है वो भी गंभीर मामला है। और उसमें लेकिन बंगाल सबसे बड़ी चुनौती है आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के लिए, जी बिल्कुल, नरेंद्र मोदी के लिए। जी बिल्कुल, देखा ही जा रहा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी लगातार जो है एसआईआर को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं, क्योंकि लगातार वो ये मुद्दा उठा रहे हैं कि एसआईआर के जरिए है जो लोगों के वोट काटने का जो है साजिश रची जा रही है। इस तरीके के लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला पहुंचा था, जहां पर सीएम ममता बनर्जी खुद पेश हुई थी और खुद ही उन्होंने दलीलें पेश की थी, जिसके बाद से लगातार चुनाव आयोग घिरा हुआ है। और अब भी ममता बनर्जी शांत नहीं बैठी है, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो आगे ऐसी साजिश पूरी नहीं होने देंगे, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं ममता बनर्जी की तरफ से, वो साफ है कि वो लगातार यही दावा कर रहे हैं कि जो ईसीआई है वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, उन्हें जिताने के लिए काम कर रहा है। क्योंकि चाहे इससे पहले हम किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर भी आरोप लगते रहे, कोई नए आरोप नहीं है, ये पहली बार नहीं है, ये इससे पहले भी लगते रहे और अब यही आरोप जो है दोहराए जा रहे हैं बंगाल में। और वहीं उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके के आरोप अखिलेश यादव लगातार लगाते आ रहे हैं एसआईआर को लेकर, लेकिन वहां भी वो एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। और अब बंगाल की बात की जाए तो बंगाल में भी ममता बनर्जी ने ये साफ कर दिया है कि वो अब ईसीआई को कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाने देंगी जिससे ये जो वोटर का जो अधिकार है वो उनसे वंचित रह जाएं। तो इसीलिए उन्होंने ये तैयारी कर लिया ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कि वो महाभियोग प्रस्ताव लाने जा रही हैं, और ये बहुत बड़ा मामला है जो उनके खिलाफ लाया जा रहा है। और ये इतिहास में दर्ज होगा कि पहली बार जो है चुनाव आयोग के अधिकारी जो कहें मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो ऐसे में वो भी संकट में दिखाई दे रहा है, उनकी कुर्सी पर भी संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जो बंगाल में चुनाव होने वाला है विधानसभा चुनाव का, और जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर ज्ञानेश कुमार घिरे हुए हैं, और ममता बनर्जी तो सुप्रीम कोर्ट तक भी चली गई थी, और अब जो खबर आ रही है कि जो टीएमसी की तरफ से जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को जो लेके आया जा रहा है उसको कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने समर्थन भी दे दिया है। तो 9 तारीख को एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं 9 तारीख को उनके खिलाफ लोकसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव है उस पर चर्चा होगी और वोटिंग भी उसी दिन कराई जाएगी। अब तक तो यही क्लियर नहीं हो रहा था कि जो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस है वो स्वीकार हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन आज किरण रिजिजू हैं, उन्होंने जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने बता दिया है कि नोटिस स्वीकार हो गया है और अब जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है कांग्रेस का उस पर बहस होगी 9 तारीख को, 9 मार्च को संसद का जो बजट सत्र है उसका जो दूसरा हिस्सा है उसके पहले दिन ये एक तरीके से उस पर वोटिंग हो जाएगी। और तब तक जो ओम बिरला है, जब तक वोटिंग के नतीजे नहीं आ जाएंगे तब तक वो अध्यक्ष की कुर्सी पर भी नहीं बैठ पाएंगे। और उसी तरीके से 9 तारीख के बाद जो महाभियोग का प्रस्ताव है
उसको भी नोटिस जो है मान के चलिएगा कि कभी भी टीएमसी की तरफ से दे दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या टीएमसी के नोटिस पर भी जो सत्ता पक्ष है उसका इसी तरीके का रुख रहेगा? क्योंकि इससे पहले जो उपराष्ट्रपति थे पहले जगदीप धनखड़, उनके खिलाफ 2 बार महाभियोग का नोटिस देने की कोशिश की गई थी। एक बार तो संसद की कार्रवाई 3-4 दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी कि ताकि विपक्ष वो नोटिस ही नहीं दे पाए, और दूसरी बार जब नोटिस दिया गया तो उसको खारिज कर दिया गया था। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, उनके खिलाफ उस नोटिस को स्वीकार सरकार करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा नहीं है, वहाँ महाभियोग प्रस्ताव का मुद्दा है। और अब तक जिस तरीके से जैसे आज तक कभी भी जो लोकसभा स्पीकर हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से उनको नहीं हटाया गया है, और ना ही कभी किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, मतलब उनके खिलाफ तो अविश्वास प्रस्ताव आया ही नहीं है अभी तक। 2 बार कोशिश जरूर हुई थी। एक बार कोशिश टीएन सेशन के समय पर हुई थी, उनको खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव को लाने की कोशिशें हुई थी, लेकिन टीएन सेशन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला पाया था कोई विषय, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। और दूसरा, टीएन सेशन के ऊपर कभी भी इस तरीके के आरोप नहीं लगे थे कि वो किसी राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। टीएन सेशन पर आरोप ये थे कि वो भाई राजनीतिक किसी भी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, वो किसी के दबाव में काम करने को तैयार नहीं है। उनके जो फैसले होते थे उन फैसलों पर चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, दोनों ही आवाज़ उठाते थे। तो उन पर जो आरोप थे वो खाली यही थे कि वो मनमानी कर रहे हैं, और उसको रोकने के लिए उस समय की जो सरकार कांग्रेस की थी, चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय चुनाव आयोग बना दिया गया ताकि कोई भी चुनाव आयुक्त वहाँ मनमानी ना कर पाए। और उसके बाद 2006 में जो चुनाव आयुक्त थे नवीन चावला, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं थे, वो सिर्फ चुनाव आयुक्त थे, उनके खिलाफ 200 सांसदों ने राष्ट्रपति से शिकायत की थी कि इनको हटाया जाए। उसके बाद भी, क्योंकि शिकायत उनके खिलाफ भी महाभियोग का नोटिस भी नहीं दिया गया था। और अब जो तीसरे चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति का भी तो आपको पता है, उनकी नियुक्ति भी जो थी वो आनन फानन में 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुई थी। नियुक्ति के कुछ घंटे बाद ही लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया था, और उस समय भी कांग्रेस के जो नेता विपक्ष थे अधीर रंजन चौधरी, उनकी तरफ से भी आरोप लगाए गए थे कि भाई जो ज्ञानेश कुमार हैं, इनकी नियुक्ति का जो उन पर आपत्ति जताई गई थी उनको नोट पर कि भाई ये बीजेपी के करीबी हैं। और जब उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया तो उस समय राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता बन गए थे, तो अब राहुल गांधी की तरफ से भी ये आपत्ति जताई गई थी। तो ज्ञानेश कुमार शुरुआत से ही सवालों के घेरे में, और अब जिस तरीके से वो एसआईआर की प्रक्रिया लेके पूरे देश में आए हैं, और आप ये देखिएगा कि जिन राज्यों में गैर बीजेपी जो दल हैं उनकी सरकार है, वहीं सबसे ज़्यादा एसआईआर को लेकर शिकायतें आ रही हैं। बंगाल में तो आप देखिएगा कि जो प्रक्रिया थी उस पर तमाम बीएलओ ने आंदोलन किए, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने 1 दिन का समय नहीं बढ़ाया। और जहां बीजेपी की सरकारें थी, आप बिहार को ही देख लीजिए, वहां 15 दिन का समय बढ़ाया गया। और अब जब फाइनल वोटिंग लिस्ट जारी होनी है तो उसको लेकर जरूर आप समय बार बार बढ़ा रहे हैं। ना तो आपने दावे आपत्तियों के लिए समय बढ़ाया, और ना ही जब आप एसआईआर के लिए जब लोगों के नाम वेरीफाई कर रहे थे उस समय भी आपने कोई भी समय नहीं बढ़ाया है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि ज्ञानेश कुमार बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं, और उसी के चलते उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लेके आया गया है। और जैसा राजीव जी ने बताया कि भाई जो है प्रस्ताव पास होता है नहीं होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को सदन में बहस करानी पड़ेगी जिस चीज़ों पर सरकार लगातार, कि भाई ज्ञानेश कुमार का नाम यदि कोई ले लेता है सदन में तो उस पर हंगामा भी सत्ता पक्ष खड़ा कर देता है कि भाई आप चुनाव आयुक्त का नाम नहीं ले सकते हैं। लेकिन अब अगर जो स्वीकार होता है टीएमसी का नोटिस, तो फिर ज्ञानेश कुमार को सदन में भी आना पड़ेगा, क्योंकि जिसके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आता है उसको सदन में भी आना पड़ता है, उसको जवाब देना पड़ता है सवालों का। तो ऐसे में जो सवाल ज्ञानेश कुमार के पास जब चुनाव आयोग में राजनीतिक दल पहुंचते हैं तो आप देखते हैं उनकी भावभंगिमा कैसे होती है कि भाई आप उंगली उठाकर विपक्षी दलों के लोगों को इस तरीके से आप संबोधित करते हैं जैसे उनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन सदन में ज्ञानेश कुमार से सवाल पूछे जाएंगे, उन पर आरोप लगेंगे और उन पर चर्चा होगी, ताकि जो विपक्ष जो अब तक जो बात जनता के बीच में बोलता है वो सबको पता चले, और ना ही उस समय कोई स्पीकर विपक्ष की बात को रोक सकता है कि क्योंकि जो महाभियोग का प्रस्ताव है वो सीधा सीधा जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उन्हीं के खिलाफ है। जी बिल्कुल।
तो जैसा कि सभी जानते हैं कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगातार टीएमसी ने मोर्चा खोला हुआ है और अब महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी है, तो ऐसे में सभी की नजरें जो हैं इस पर टिकी हुई हैं कि आखिर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा उस पर ज्ञानेश कुमार क्या संसद में पेश होंगे, अगर होते हैं तो वो क्या जवाब देंगे। सभी को इस बात का इंतजार है कि वो जवाब क्या देते हैं। लेकिन अगर इस बीच देखा जाए तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सेवा तीर्थ के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का बहुत बड़ा बयान आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुन लेते हैं। हम तो आपको बोल रहा है कि आपकी इकोनॉमिक मैटर्स में, नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स में और फॉरेन पॉलिसी में आपकी पॉलिसीज हमारे साथ अलाइंड रहेंगी, ये हमने निर्णय किया। तभी तो फ्रेमवर्क बनाया ना इंटरिम अरेंजमेंट का। तो मोदी जी किस कर्तव्य की बात कर रहे हो आप? किस सेवा तीर्थ की बात कर रहे हो? किसकी सेवा करना चाहते हैं आप लोग? हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री या हमारी सरकार किसी के कहने पे हमारी विदेश नीति किसी और देश के साथ अलाइन रहेगी। कभी हुआ है? पंडित नेहरू ने किया, शास्त्री जी ने किया, चरण सिंह ने किया, देवगौड़ा ने किया, गुजराल ने किया, नरसिम्हा जी ने किया, राजीव गांधी ने किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, मनमोहन सिंह ने किया। नहीं किया ना? तो किस कर्तव्य की बात करते हो आप? किसका उद्घाटन कर रहे हो आप? कर्तव्य भवन का, और यह आपका कर्तव्य। मैं तो हैरान रह गया। तो सुना आपने कि किस तरीके से पूर्व कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी के कर्तव्य पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे वो घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं साफ साफ। कर्तव्य जो है ना सेवा तीर्थ, ये जो पीएमओ जो होता है अभी तक जिस पीएमओ को हम लोग साउथ ब्लॉक में देखा करते थे, उसके लिए अब नया जो विस्टा प्रोजेक्ट जो इनका है उसमें सेंट्रल विस्टा में इन्होंने अपना एक नया बढ़िया दफ्तर, अब लोग कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी के लिए बनवाए हैं नरेंद्र मोदी लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी जब तक हैं तब तक हैं, उसके बाद अगला हो सकता है राहुल गांधी हो प्राइम मिनिस्टर, तो राहुल गांधी के लिए लोग कह रहे हैं, लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे। इसलिए तो खैर, तो ये जो सेवा तीर्थ उन्होंने नाम रखा है इसका, अपने कार्यालय का, पीएमओ का, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम सेवा तीर्थ, और कर्तव्य पथ पे है वो। तो इसलिए अभी कह रहे थे कपिल सिब्बल की कर्तव्य तो आप दिखाते नहीं हैं, आपका कर्तव्य क्या है। कपिल सिब्बल को दरअसल घेरने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं ज़बरदस्त। कपिल सिब्बल देश के वरिष्ठतम वकीलों में से हैं, बहुत मुखर हैं, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार वो रहे। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी 2019 में, और फिर वो बाहर निकले और आज की तारीख में राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के समर्थन से हैं, निर्दलीय हैं, ये कह लें निर्दलीय हैं, और आज न कल कभी भी वो फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। तो आप जो कांग्रेस नेता कह रही थी, तो उनके साथ ये चस्पा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ साथ चलते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ऐसे देखा जाए तो ये पूर्व कांग्रेस नेता हैं, जिसको आपने सही बताया। लेकिन दूसरी तरफ कपिल सिब्बल यहाँ एक गंभीर बात कह रहे हैं कि आप अपने कर्तव्य का पालन तो कीजिए। लेकिन कपिल सिब्बल ये बातें क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल को एप्स्टीन फाइल्स से जोड़ने की कोशिश की है कांग्रेस, बीजेपी के ही एक प्रवक्ता ने। पहले वो साहब जो थे प्रदीप भंडारी, जो एक चैनल में बीजेपी को कवर करते थे, पत्रकार थे वो, और उसके बाद वो बीजेपी को कवर करते करते बीजेपी मैं इतने हो गए कि वो बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली, और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद, पार्टी ज्वाइन करने के बाद पार्टी ने उनको प्रवक्ता बना दिया है। अब कल उन्होंने एक शिगुफा छोड़ा कि जिस कार्यक्रम, जब ये MHRD थे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जब ये थे, उसके मंत्री थे, तब यानी कपिल सिब्बल मनमोहन सिंह की सरकार में, तब कपिल सिब्बल को एक अवार्ड दिया गया था, और जिस संस्था ने अवार्ड दिया था उस संस्था को एप्स्टीन ने स्पॉन्सर किया था। कपिल सिब्बल ने नकार दिया है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि अब किस चीज़ को क्या, अब तो स्पॉन्सरशिप और अवार्ड की बात में नोबेल पुरस्कार के लिए भी कहा जा रहा है कि वो भी स्पॉन्सर्ड था एप्स्टीन से। तो जितने भी नोबेल पुरस्कार पाने वाले लोग हैं वो सब क्या एप्स्टीन के साथ जुड़े हुए हैं क्या? सवाल ये पैदा नहीं होता है। सवाल पैदा ये होता है कि हरदीप सिंह पुरी एक नहीं बल्कि 408 बार 408 बार पत्राचार क्यों है, ईमेल क्यों है, ये महुआ मोइत्रा बार बार पूछ रही हैं,
महुआ मोइत्रा को जवाब नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कल पवन खेड़ा ने बहुत ही शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की परसों, पूरी फाइल के साथ, शायद परसों ही। मैं तो कहूँगा आप बताइए अपनी टीम को कि कम से कम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से एक पार्ट को दिखा दें, बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी जो पवन खेड़ा के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको दिखा दे तो समझ में आ जाएगा कि आखिर एप्स्टीन का मामला है क्या। और एप्स्टीन का मामला यहाँ समझना ज़रूरी है, हमारे तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं उनको भी समझना ज़रूरी है कि बार बार आप, अब क्या हो गया है आंचल की बहुत बुरी तरह घिरी हुई है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अभी तो हरदीप पुरी साहब हैं। अच्छा, हरदीप पुरी साहब का आज जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। पीएम मोदी ने भी बधाई दी है। लेकिन पीएम मोदी ने जो बधाई दी है उसमें उन्होंने कहा कि नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के मामले में देश आज आत्मनिर्भर है तो इनके कारण है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, देश आत्मनिर्भर है तो हरदीप पुरी के कारण है। हरदीप पुरी को क्यों नहीं ये निकालना चाहते हैं अपनी कैबिनेट से? एक आदमी जो यूएन में, जो आईएफएस है, यूनाइटेड नेशन में भारत का स्थायी राजदूत बनता है सैयद अकबरुद्दीन के बाद, उसके बाद वो ये जानते हुए कि 2008 में जो ऑलरेडी कन्विक्ट हो चुका है यानी एप्स्टीन, 2008 में उसने अपनी गुनाह कबूल कर ली थी और उससे आप 2014 से 2017 के बीच कई बार मिलते हैं, कई बार पत्राचार होता है। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, मुझे 4 बार इन्होंने कहा है कि मेरी मुलाकात हुई है, 3 से 4 बार, लेकिन ये 3-4 बार हो सकता है, 300-400 बार हो सकता है। और उसमें हो सकता है कि हरदीप पुरी नरेंद्र मोदी के लिए या किसी और के लिए ढाल बन रहे हों, इसलिए हरदीप पुरी को बहुत गर्मजोशी के साथ आज जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो ये है, लेकिन ज़रा मैं चाहता हूं कि वो हम लोग दिखाएं जो पवन खेड़ा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको। जी बिल्कुल, सुन लेते हैं क्या कुछ कहा है पवन खेड़ा ने। अब 2017 में, ये मेरे सामने, आपके सामने मैं एक कागज दिखा रहा हूं। 2017 में हरदीप पुरी जी थे प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, RIS। ये दिल्ली बेस्ड एक थिंक टैंक है जिसकी फंडिंग भारत सरकार करती है। तो ये भारत सरकार के नुमाइंदे 2017 में एप्स्टीन को क्यों मेल भेज रहे थे, जरा ये बताइए मुझे। As a representative of the government of India, how and why was he sending a mail to Epstein, a sex offender, a criminal? And before that, between 2014 and 16, by what authority, under whose instructions, under what authority was he interacting with Epstein? He was a nobody. Mr. Hardeep Puri was a retired diplomat, full stop. We had 3 ambassadors between 2014 and 16 to the US. One was S. Jaishankar, the other was Arun Singh, and the third was Navtej Sarna. Were they so useless that the Prime Minister needed Hardeep Puri's services to interact with Epstein? Why? And Mr. Hardeep Puri was talking about Digital India 7 months before Digital India was made public in India, was announced in India. Who was he talking about Digital India to? Epstein. Why? This is our question. तो ये जो गंभीर बातें आपके सामने मैं रख रहा हूं, किसी कारण से रख रहे हैं। फिर हम ईमेल्स पे तो आपको दिखा ही रहे हैं। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा या इंटरव्यू में कहा, मेरे को ये ध्यान नहीं है, लेकिन कहते हैं अरे यार कुछ हुआ होता ना तो मैं तुम्हें बताता। इमेजिन, लुक एट द अप्रोच जिससे ये बोल रहे हैं कि अगर कुछ हुआ होता तो मैं तुम्हें बताता, मैं तो इसी पे रह गया। ये इस व्यक्ति की मानसिकता है कि मैं सेक्स क्राइम्स का हिस्सा हुआ होता तो मैं आपको बताता, मैं तो सिर्फ मिलकर ही रह गया। ये पश्चाताप दिखा रहे हैं हरदीप पुरी। क्या इस आदमी को 1 मिनट भी मंत्री पद पर बनने रहने का हक है? आप मुझे बताइए। लेकिन बात सिर्फ हरदीप पुरी पे नहीं रुकती। हरदीप पुरी कठपुतली है, नहीं तो ये भीख मांगते हुए नहीं, जेफ कैन आई सी यू, जेफ क्या मैं आपसे मिल सकता हूं, किताबें भेंट करने जा रहे हैं, बार बार मेल्स कर रहे हैं। एक मेल आई, मेल की इन्होंने, जेफ कैन आई सी यू। जेफ का जवाब आता है साहब कि मैं मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है उससे बड़ा नाराज हूं, मेरे इसमें बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है।
14 या 15 की है, इसमें आपको मिलेगी। क्या हुआ था मैं बता दूं। ये मई की मेल है, जून की मेल है, और मई में पैलेस्टीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महमूद अब्बास भारत आए थे। तो क्या एप्स्टीन अपनी नाराजगी जता रहे थे मोदी जी से हरदीप पुरी के माध्यम से? क्योंकि 2017 में अगले ही साल मोदी जी इजराइल गए, पैलेस्टाइन नहीं गए। ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। नाराजगी क्या थी एप्स्टीन की मिडिल ईस्ट की पॉलिसी से हमारी, जो वो हरदीप पुरी के माध्यम से मोदी को बता रहे थे? विदेश नीति कौन चला रहा था इस देश की? विदेश मंत्री तो नहीं चला रही थी सुषमा जी, क्योंकि उनके माध्यम से तो कोई मेल नहीं आ रही, उनका तो नाम भी नहीं है इसमें। एस जयशंकर का नाम नहीं है जो कि राजदूत थे, अरुण सिंह का नाम नहीं जो राजदूत थे, नवतेज सरना का नाम नहीं जो राजदूत थे। तो कौन चला रहा था? नरेंद्र मोदी, एप्स्टीन और हरदीप पुरी। यह विदेश नीति थी हमारे देश की। और फिर उसके बाद का तो सब कुछ सार्वजनिक है ही। ये कहते हैं कि मैं मिडिल ईस्ट में जो हुआ उससे नाराज हूं, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। फिर मोदी जी उस गलती को सुधारते हैं, इजराइल जाते हैं, पैलेस्टाइन नहीं जाते हैं। उसके बारे में क्या कहते हैं? जेफरी एप्स्टीन कहते हैं कि सॉन्ग एंड डांस कर रहे थे इजराइल के सामने। किया ना, ये सब आपके सामने है ना। ये साबित होता है कि विदेश नीति इस देश की एप्स्टीन चला रहे थे। तो सुना आपने कि किस तरीके से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने हरदीप सिंह पुरी को लेकर एक गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही इस्तीफे की भी मांग की है कि अब उनको और ज्यादा वक्त नहीं देना चाहिए इस पद पर बैठने के लिए, वो इसके लायक नहीं है, ये तक कह दिया है पवन खेड़ा ने। क्योंकि बहुत बड़ा गंभीर आरोप है जो उनके ऊपर लगा हुआ है। हरदीप सिंह की जो इस्तीफे की मांग है वो लगातार की जा रही है और ये कोई पहले नेता नहीं है जिन्होंने मांग की हो। इससे पहले भी संसद में बवाल देखा गया था, संसद में तो प्रदर्शन भी किया गया था इस मुद्दे को लेकर। बिल्कुल बवाल मचा हुआ था। हरदीप पुरी, आप याद कीजिए, जब राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, एप्स्टीन का नाम लेना शुरू किया, उसके बाद कितना बवाल मचाया गया अंदर, और सत्ता पक्ष ने ट्रेजरी तरफ से बार बार खड़े होकर ये लोग बोलने से रोका गया राहुल गांधी को। लेकिन उसके बाद फिर हरदीप पुरी को समझ में आ गया कि राहुल गांधी को जब ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा गया था, किरण रिजिजू ने कहा था कि ये जो बोल रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उसको ऑथेंटिकेट करना होगा। हालांकि जगदंबिका पाल ने उस समय इनको बचा लिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि आसंदी पर मैं बैठा हुआ हूं स्पीकर के रूप में और मैं नहीं मांग रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि ऑथेंटिकेट कीजिए। क्योंकि उस समय अगर ये कह देते कि ऑथेंटिकेट कीजिए, राहुल गांधी दे देते, तो ये और वो सारी फाइलें, क्योंकि ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो अमेरिका का कानून विभाग है, वो ऑलरेडी सारे 3 मिलियन फाइल्स ऑलरेडी, ईमेल्स ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। उसमें से कुछ ले आते, हरदीप पुरी के नाम वाली फाइल दे देते जो ऑलरेडी अब सोशल मीडिया पे है, हम लोग आपके पास सबके पास है, तो वो अगर लेके आते तो बवाल मच जाता है। इससे पहले एक तो ऑथेंटिकेट नहीं हुआ, दूसरा हरदीप पुरी जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने ढंग से बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा अलग अलग चैनलों में जा रहे हैं, वो जितने गोदी मीडिया के चैनल हैं वहां जा रहे हैं, और वहां वो जो बातें कर रहे हैं आप देख रही हैं, सुन रही हैं, वही सारी बातें राहुल गांधी के ऊपर किया। राहुल गांधी आए, एक कार्यक्रम में मैं था, एक पार्टी में शाम को मेरे पास आए, थोड़ा सा आंख मटकाते हुए, आंख मारते हुए मेरी तरफ बढ़े कि समथिंग इज देयर, और उसके बाद मैंने कहा कि मैं आपको नोट दूंगा, और फिर मैंने उनको नोट दिया, मैं बताया। तो ये अपने आप को फेस सेविंग है, ये अपना चेहरा बचाने की कोशिश है। लेकिन इतना साफ है कि एप्स्टीन का मामला बहुत भयानक ढंग से नरेंद्र मोदी को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। दुनिया के कई अलग अलग देशों में एप्स्टीन के मामले पे इस्तीफे हो रहे हैं। अपने यहाँ ये जब तक बचा हुआ मामला है, जब तक इसको रोका जा रहा है, तब तक रोका जा रहा है। कांग्रेस पार्टी बहुत एग्रेसिवली इस पर काम कर रही है। अभी आपने देख लिया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये जो परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन इसमें तमाम मुद्दों को, तमाम अलग अलग फाइलों को लेकर आए हुए यहाँ पवन खेड़ा उन्होंने इन चीज़ों को रखा है। तो ये, और दूसरी तरफ अभी आप देखिए कि राहुल गांधी लगातार घेरने की कोशिश कर ही रहे हैं, चाहे वो एप्स्टीन का मामला हो, चाहे नरवणे का मामला हो, चाहे ट्रेड डील का मामला हो, किसानों का मामला हो। अभी जनसंसद लगा रहे हैं लगातार। जी बिल्कुल, जनसंसद लगाई है राहुल गांधी ने और पूर्व सैनिकों से मुलाकात भी की है। इसके साथ ही मोदी सरकार को भी घेरा इस वीडियो के जरिए। हम दिखाते हैं क्या कुछ बातचीत हुई है पूर्व सैनिकों और राहुल गांधी के बीच में। जो है कि बीजिंग मिलिटेंट के साथ मुझे भेजा हुआ है, तो मेरे 5 लोग ही मिले। Bullets through spine. It was 1994. Majorly we have
have got two major issues. Ex-servicemen contributory health scheme (ECHS), which gives the health care system to the defense forces. You had raised it in Standing Committee on Defense that we cannot leave our soldiers unattended like this if you don't give the funds. Yes. And thereafter we have launched a campaign all throughout the country, and 400 ECHS our teams have gone to collect the bills. So government has got worried why these people are collecting the bills. So they have issued instructions to the emails and instructions to all the hospitals not to give any bill. He's squadron leader Sudeep. He's a doctor and also running a ECHS hospital. They are playing it a clever game actually. Earlier what they used to do, after every 2 or 3 months the payment used to come. So that hospital didn't have any problem in running all the things. Last 2 years what they don't give any payment since last 9 months, and ultimately they gave it on 31st of March, and you can't do anything, and everything, almost 30% of the amount what they give that goes back to the government. How does that work? Actually sir, you can't adjust that amount of money. Suppose if you want to buy something, you cannot buy it on 1st of April, because ultimately on 31st April the settlement of the bill takes place. So almost whatever they give, last year I received 3 crores at 5 p.m. on 31st of 2025. You can't do anything of that money. Ultimately 30% of that amount has to go back to the Ministry of Finance. That is happening since the last 2 years. I don't understand why they're giving you that money just to take it back. Because the financial year is over. So that is the thing. It's being too clever by. तो सुना आपने कि किस तरीके से राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों को समझा। इसके साथ ही ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि पूर्व सैनिकों की सुरक्षा के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है और ये खिलवाड़ जो है मोदी सरकार कर रही है। ये आरोप लगाया, ये बहुत बड़ा आरोप है जो राहुल गांधी की तरफ से लगाया गया है। और इससे पहले भी राहुल गांधी ने कई लोगों से, आदिवासी समुदाय से मुलाकात की थी, जहां पर उनकी परेशानियों को सुना था। लगातार वो जनसंसद लगा रहे हैं और वो लोगों से मिल रहे हैं, उनकी परेशानियों को समझ रहे हैं, उसके खिलाफ ही उनकी आवाज को संसद में बुलंद भी कर रहे हैं, लगातार आवाज भी उठा रहे हैं, चाहे वो किसानों की बात की जाए, आदिवासी की बात की जाए। बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अभी आप ट्वीट का कह रही थी। ये कह रहे हैं राहुल गांधी यहाँ पे कि जवान देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाते हैं, उनकी सेहत की जिम्मेदारी देश की होती है। हर सरकार ने ये कर्तव्य पूरी शिद्दत से निभाया है, मगर मोदी सरकार एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS में जानबूझकर फंड की कमी बताकर और डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स की चोट देकर अपना कर्तव्य नहीं निभा रही है। यहाँ साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं, और उसके बाद कि ये नैतिक पतन है, ये पूरा का पूरा नैतिक पतन है। यानी सेना का भी आप सेना के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके लिए जो स्कीम है, उन स्कीम्स में आप उसको बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन फंड आपने ये वैसे ही जैसे मनरेगा के साथ आपने किया कि मनरेगा के फंड को जहाँ 1 लाख करोड़ से ऊपर का फंड होता था उसको 33,000 करोड़ पे लेके आ गए, और उसके बाद धीरे धीरे आपने मनरेगा को बंद करके उसका नाम ही बदल दिया, नाम नहीं बल्कि पूरे के पूरे इसके स्वरूप को बदल दिया। जी विकसित भारत जी राम जी लेकर आ गए आप। तो ये वैसे ही है, और ऐसे में एक्स सेना के जो अधिकारी हैं वो मिल रहे हैं राहुल गांधी से। तो राहुल गांधी लगातार हमने देखा कुछ आदिवासी नेताओं से वो मिले थे। कल परसों उन्होंने किसानों से मुलाकात की थी। 17 संगठन के किसान नेता जो हैं वो आके मिले थे राहुल गांधी से। एक्स सर्विसमैन, ये जो आर्मी मैन हैं ये मिल रहे हैं। तो राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं। एक तरफ लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के समूहों से मिल रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें एप्स्टीन का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, जिसमें हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि उसमें पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। चाहे वो अब तो कीर स्टारमर के ऊपर भी आ रहा है कि वो इस्तीफा दें, यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दें। तो जितने लोगों के नाम आ रहे हैं, आप देखिए बिल गेट्स का नाम आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के ढेर सारे वीडियो आ रहे हैं। हो ना हो कल हमारे यहाँ भी कुछ वीडियो निकल के आ जाए, अपने देश के कुछ नेताओं के वीडियो निकल के आ जाएँ, तो ये सब है। लेकिन इन सब के बीच निशिकांत दुबे साहब जो हैं वो राहुल गांधी के खिलाफ लेके आते हैं कि इनको संसद से ही बाहर निकालना चाहिए। सब्सटेंटिव मोशन लेके आते हैं वो, और सब्सटेंटिव मोशन में वो है कि इनके ऊपर चर्चा हो। लेकिन एक जो अभी अविनाश कह रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे थे कि होगा ये कि जब आप अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा करेंगे, यानी ओम बिरला पे जब चर्चा करेंगे, तो ओम बिरला की जितनी कारस्तानियां हैं वो आप सब सामने लेके आएंगे और रिकॉर्ड में होगा। यानी कारस्तानियां में क्या हो सकता है, ये हार्ड वर्ड है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे है, वो ये कि ओम बिरला साहब ट्रेजरी बेंचेस की तरफ देखते हैं तो कुछ और ढंग से देखते हैं, और विपक्ष की तरफ देखते हैं तो कुछ और ढंग से देखते हैं। दो नज़रिया क्यों है एक ही सदन में, वो नज़रिया उनको बदलने की ज़रूरत है। एक ये बात आएगी, डिप्टी की बात भी आएगी, तो बहुत कुछ होगा वहाँ पे। और जब ये बात निकलेगी तो इसके बाद, और अगर राहुल गांधी के खिलाफ अगर मोशन लेके आते हैं आप, सब्सटेंटिव मोशन लेके आते हैं, तो राहुल गांधी पे भी चर्चा होगी। और जब राहुल गांधी पे चर्चा होगी तो जो डिफेंसिव
सब्वर्सिव पक्ष है वो राहुल गांधी के डिफेंस में खड़ा होगा तो वो ये सारे मुद्दे फिर से लेके आएगा, जिसमें वो नरवणे की किताब भी लेके आएगा। राहुल गांधी के पास नरवणे की किताब क्यों आई? देखिए, किताब जो है महत्वपूर्ण है इसको समझना कि किताब पब्लिश नहीं हुई लेकिन छप चुकी है, पब्लिशर ने छाप दिया है। हम लोग भी अखबार छापते हैं तो अखबार में क्या है, प्रिंटर एंड पब्लिशर, हु इज प्रिंटर एंड हु इज पब्लिशर, पब्लिश कौन कर रहा है, प्रिंट कौन कर रहा है। तो किताब प्रिंट पेंगुइन ने किया है, पब्लिशर भी पेंगुइन इंडिया है। इसने अगर किया है तो इसके बाद इसका विमोचन होना था। विमोचन होने से पहले आपको एनओसी लेना था वहां से, रक्षा मंत्रालय से, एमओडी से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। तो वहां से एमओडी से आपको अभी अगर एनओसी नहीं है, उस बीच बवाल मच गया है तो हो सकता है किताब अब ठंडे बस्ते में चले जाए। लेकिन यहां पर बहुत महत्वपूर्ण ये है कि इस किताब के जरिए एक्सपोज हो चुके हैं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, क्योंकि यहां राहुल गांधी उस दिन वही तो कह रहे थे कि 2.5 घंटा आपने लगा दिया, जब चीन, अब 2.5 घंटे में चीन तो आधे हमारे हिस्से में आ जाएगा और आपने अभी तक कोई आदेश नहीं दिया। उसके बाद कह रहे हैं जो करना, जो उचित समझो वो करो, जो उचित समझो वो करो। हो सकता है कि आप खुली छूट देना चाहते थे, अगर खुली छूट भी देना चाहते थे तो कम से कम इतना कहते कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं बोलने दो। राहुल गांधी को बोलने से तुरंत रोकना, वो भी रक्षा मंत्री का खड़ा होना, यानी राजनाथ सिंह का खड़े होकर बोलना, उसके बाद फिर अमित शाह का खड़े होकर बोलना, ये साफ दिखाता है कि आप किसी चीज़ को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बीच में टोका टाकी कर रहे हैं। ये सारी बातें आएंगी तब खुलेंगी जब बात होगी ओम बिरला के ऊपर 9 मार्च से। तो एक ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात राहुल गांधी, तीसरी बात जो अभी हो रही थी वो बात है ज्ञानेश कुमार गुप्ता साहब के खिलाफ। देखिए, इस बात को, ये जितने मुद्दे हैं इन तमाम मुद्दों से ऊपर आ जाता है एक सबसे भयानक मुद्दा कहूंगा मैं, ये है ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का। क्योंकि इम्पीचमेंट अगर लेके आते हैं और वो भी इम्पीचमेंट ये करवा नहीं पाएंगे, ये भी तय है, क्योंकि इनके पास संख्या बल उतना नहीं है। संख्या बल तभी होगा जब 32 जो 16 सीटों के 16 सांसदों की जो बैसाखियां हैं, यानी एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों की बैसाखियां अगर इनसे बाहर हो जाएं तो 240 पे नरेंद्र मोदी सिमट जाएंगे। जब 240 पे सिमटेंगे तब इनके लिए परेशानियां बनेंगी। और चाहे वो एप्स्टीन का मामला हो, चाहे वो नरवणे का मामला हो, चाहे वो मनरेगा का मामला हो, चाहे वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता यानी SIR का मामला हो, ये सारे मामले जो एक साथ जो इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि आप जब बीमार पड़ती हैं या हम बीमार पड़ते हैं, मतलब एक इंसान जब बीमार पड़ता है तो एक समस्या होती है कि चलो बुखार है, बुखार के बाद सर्दी खांसी भी हो गई, जैसे मुझे हो गया, और उसके बाद कुछ और हो गया। तो अब जब समस्याओं से आप ग्रसित होने लगते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो आप ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी उन्हीं तमाम अलग अलग बीमारियों से, उनकी सरकार उन बीमारियों से धीरे धीरे ग्रसित हो रहे हैं। जकड़ जाएगी ये बीमारी तो फिर परेशानी में आ जाएंगे नरेंद्र मोदी। और तब ना ही, क्योंकि एक बीमार तो वहाँ ऑलरेडी है, कौन? तो बिहार के मुख्यमंत्री, वो पहले से बीमार है, नीतीश कुमार। वो कितना संभालेंगे? वो अपनी बीमारी देखेंगे या वो नरेंद्र मोदी को संभालेंगे? और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, वो अपनी बीमारी देखेंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के वोटर्स कौन है, कोर वोटर्स कौन है? चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश में कोर वोटर्स मुस्लिम है। अब मुसलमानों के खिलाफ आप जाके नहीं कर सकते, अल्पसंख्यकों के खिलाफ आप जाकर आज नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे हैं, कल नहीं दे सकते। आपको आज न कल, चुनाव से पहले आप देख लीजिए, लिख के रख लो आप, 2029 के चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू अपना समर्थन वापस ले लेंगे। उनको लेना पड़ेगा, नीतीश बाबू ले ना लें, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को लेना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश की सियासत बिहार वाली सियासत नहीं है। आप लूट मचा के रख दिया आपने SIR में, लेकिन इस लूट को कब तक आप आगे बढ़ाएंगे और कब तक लूटते रहेंगे? ऐसे में ज्ञानेश कुमार जी जो हैं, उनके ऊपर ये इम्पीचमेंट आना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ममता बनर्जी, बिल्कुल जिस ममता बनर्जी को आपने देखा कि वो जाकर लोकसभा, माफ़ी चाहूँगा, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में खुद खड़ी हो गई और खुद उन्होंने कहा कि मिलॉर्ड, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस देश की लोकतंत्र को बचा लीजिए। उन्होंने कहा, इस देश को बचा लीजिए मिलॉर्ड, उन्होंने कहा था उस दिन। तो इसलिए, क्योंकि लोकतंत्र तभी बचेगा जब यहाँ पारदर्शी तरीके से, यानी ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव हो। और चुनाव में ही धांधली अगर होगी तो कोई भी एप्स्टीन का मामला हो, ट्रेड डील का मामला हो, भारत और पाकिस्तान या भारत और चीन का मामला हो, ये मायने नहीं रखता।
मायने सिर्फ और सिर्फ वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है उस नारे को दुरुस्त करना होगा, और वो मोशन लेकर ये लोग आ रहे हैं। तो बहुत गहमा गहमी रहने वाली है। आप देखेंगी आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट में अभी एक किस्सा और होने वाला है, और वो है असम के मुख्यमंत्री का। वो मियाँ लोग जो कह रहे हैं, सीधे उन्होंने एक वीडियो जो बनाया था जिसमें एक मुस्लिम टारगेट करते हुए गोली चलाते हुए दिखाया था, जिसको इन्होंने हटा लिया। लेकिन वो जो मुस्लिम चेहरा था, उस चेहरे में किसका चेहरा था? उस चेहरे में गौरव गोगोई का चेहरा था। गौरव गोगोई को मुसलमान बना के, टोपी पहना के, और उनके ऊपर टारगेट कर रहे हैं आप। तो इसलिए ये जो नफरत फैलाने की कोशिश है, इस पे आज न कल, क्योंकि हमारा देश वो देश नहीं है जहां पर एक्सट्रीमिस्ट काम करते हों, जैसे पाकिस्तान है, जैसे बांग्लादेश हो जाता है कई बार, अभी हो गया पिछले दिनों। तो वैसा नहीं है हमारा देश। हमारा देश बहुत ही कहें तो लिबरल है। लिबरल को गालियां देते हैं भले बीजेपी वाले, लेकिन लिबरल का मतलब क्या होता है? लिबरल का मतलब होता है आप में लचीलापन है, आप हर धर्म हर जाति को समान अवसर देने की कोशिश करते हैं। आरक्षण की व्यवस्था से तमाम व्यवस्थाएं, हमारा जो संविधान है वो उतना लचीला है, बनाया गया इसलिए कि सबके लिए बराबरी का हक मिले। हर आर्टिकल में आप उस बराबरी को पाती हैं। तो इसलिए उस चीज़ को यहाँ हमारा देश जो है वो समझता है। इसको ये समझना पड़ेगा, हमारे देश के ऐसे नौकरशाह जो आज बिके हुए हैं, ऐसे नौकरशाह जो किसी और की गोद में जाकर खेल रहे हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि आपको कम से कम इस देश के लोकतंत्र के लिए काम करना है, आपको इस संविधान को बचाने के लिए काम करना है। आप संविधान की शपथ लेके आते हैं, आप यहाँ पर ऐसे नहीं आ जाते कि आप किसी पार्टी विशेष के साथ जुड़ गए। अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट यानी हमारी जुडिशरी अगर नहीं बचेगी, क्योंकि एक जुडिशरी मात्र है जो इस देश को बचा सकती है, बाकी विधायिका और कार्यपालिका का काम है नियम बनाना और उसका पालन करना, लेकिन इन नियमों की रक्षा करने का काम आंचल वो जुडिशरी का है। और इसलिए जुडिशरी पर बहुत दांव है, और जुडिशरी में मामला SIR का भी है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का भी है, और जुडिशरी में मामला हिमंता बिस्वा शर्मा का भी है। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं। हमने महाराष्ट्र का खेल देख लिया, महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, महाराष्ट्र में अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अजित पवार की नेचुरल मौत हुई, यानी नेचुरल एक्सीडेंट था वो, या हादसा था वो, या साजिश, हादसा या साजिश, अभी भी सवाल उठ रहे हैं, कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो बहुत कुछ है, अगर उसको समेटने की कोशिश कीजिए तो आपको दिखाई देगा कि अलग अलग ढंग से कहीं ना कहीं परिस्थितियां जो हैं वो विकराल होती जा रही हैं। नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी सरकार के लिए, निशिकांत दुबे को आप लेके आ जाइए, चाहे गिरिराज सिंह को लेके आ जाइए, चाहे ओम बिरला साहब खड़े हो जाए, चाहे ज्ञानेश गुप्ता साहब खड़े हो जाए, लेकिन देश की जनता देख रही है और वो ये समझ रही है कि आने वाला समय जो है वो मुश्किलों से भरा हुआ है। जी बिल्कुल, मोदी सरकार जो है लगातार संसद में मुश्किलों से घिरी हुई है। राहुल गांधी और खासकर पूरा विपक्ष जो है एकजुट नजर आ रहा है, मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। वहीं एक जो ओम बिरला की बात की जाए तो उनकी कुर्सी पर भी संकट गहराया हुआ है, और ज्ञानेश कुमार भी मुश्किलों से घिरे हुए हैं, क्योंकि टीएमसी ने तैयारी कर लिया उनके खिलाफ मोर्चा खोलने की। लगातार घेर रही है ममता बनर्जी जो है। और इस बीच एक खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी के अंदर से जो है विरोध के स्वर गूंज रहे हैं। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और CM रेखा गुप्ता के बीच में तलवार खींचती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हाल ही में उनका एक बयान आया है CM योगी आदित्यनाथ का, जिसमें उन्होंने दिल्ली को लेकर, जो एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है दिल्ली में, उसको लेकर बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले उसको सुन लेते हैं। देख रहा हूं ना क्या दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है, ऐसे लगता है जैसे गैस चैम्बर में हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 से ऊपर, दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर को बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, बच्चों के लिए कहना पड़ता है कि आप घर से बाहर मत निकलिए, इतनी खराब स्थिति होती है। आप गोरखपुर में कितना शानदार माहौल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई एकदम घोटो माहौल नहीं, जहां मर्जी घूमते रहिए। क्योंकि पर्यावरण को आप बचाएंगे तो पर्यावरण आपको बचाएगा। धरती माता के प्रति आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे तो धरती माता भी उसी प्रकार का आशीर्वाद देकर के आपको फलने फूलने के लिए एक नया राह दिखाएगी। और
तो सुना आपने कि सीएम योगी जो है एक तरफ तो गोरखपुर की तारीफ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली को उन्होंने गैस चैम्बर बता दिया है। सीएम रेखा गुप्ता पर तंज कस दिया है, जबकि सीएम रेखा गुप्ता बीजेपी की हैं, बीजेपी से सीएम बनी हुई हैं और उसके बाद भी जो है दोनों के बीच में तलवार खिंचती हुई दिखाई दे रही है। उनके बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि विपक्ष भी लगातार एयर पोल्यूशन के मुद्दे पर सीएम रेखा गुप्ता को मतलब लगातार आवाज उठा रहा है, घेर रहा है और इस बीच जो है विपक्ष का भी बयान आया है और इनके जो बयान के मायने निकाले जा रहे हैं वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। भावना से देखिए, जैसा अभी हमने सुना कि जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो खुद दिल्ली की जो स्थिति है हवा की कितनी खराब हो चुकी है, जो पिछले अक्टूबर 2025 अक्टूबर से खराब है और अभी तक कोई खास सुधार नहीं है। आज भी अगर AQI की बात की जाए तो आज भी वो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, 200 से पार है, जबकि 100 से नीचे होना चाहिए। और सीएम योगी ने तो कहा ही, और ये कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी के किसी नेता ने ऐसा बयान दिया हो दिल्ली को लेकर के। आपको याद होगा, जनता ने पहले भी सुना है कि नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री जो है, उन्होंने भी पहले कहे हैं कि वो 2 दिन दिल्ली में रहते हैं तो इन्फेक्शन हो जाता है, त्रस्त है दिल्ली में रहना, बहुत मुश्किलों से रहते हैं। वही अब इस पर बीजेपी तो घिरी थी पहले से ही, वही अब बीजेपी के नेताओं ने जब सवाल उठा दिए और स्थिति बता दी तो विपक्ष को और मौका मिल गया है। सुप्रिया सुनीत लिख रही है कि दिल्ली में जो डबल इंजन सरकार है उसको अब हम क्या एक्सपोज करें जब खुद बीजेपी एक्सपोज कर रही है। वही संजय सिंह हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी कहा है कि जो स्थिति है वो बीजेपी के नेता बता रहे हैं। अच्छा, उन्होंने जो बयान दिया है उसमें एक और सियासी मायने हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि योगी जानबूझकर ऐसा कह रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि यूपी बीजेपी और केंद्र की बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, तो उन्होंने ये भी इशारा कर दिया कि हो सकता है उन्होंने जानबूझकर ही ऐसा कह दिया हो। और नितिन गडकरी तो खुद ही स्वीकार कर चुके कि 40% प्रदूषण जो है वो बीजेपी की तरफ से है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है और ट्रांसपोर्ट ही जो है 40% फैला रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी को पता है कंडीशन क्या है। जब हम सीएम रेखा गुप्ता के पास जाएं, उनकी बात करें तो वो तो AQI को IQ और पता नहीं क्या क्या बता देती है, उनकी तो बात ही दूसरी है। ठीक है, सवाल ये है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी, दिल्ली में भी और यूपी में भी, उसको स्थिति पता है कि दिल्ली की स्थिति क्या है, सब जानते हैं। बीजेपी के मंत्री ही अब ऐसे बयान दे रही है, लेकिन क्या सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है? क्या अब जब अपनी ही पार्टी के लोग अब खुलकर बोलने लग गए हैं तो क्या अब बीजेपी कुछ ऐसा करेगी कि लोगों को मौका ना मिले बोलने का, या जो स्थिति में है वो कुछ सुधार आए? जी बिल्कुल, जैसा कि देखा ही जा रहा है लगातार जो है एयर पोल्यूशन को लेकर विपक्ष तो लगातार आवाज उठा ही रहा था, वहीं अब बीजेपी के अंदर से भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। राजीव जी, जैसा आपने सुना कि अभी इसमें सबसे बड़ी चीज है जो भावना बता रही हैं कि रेखा गुप्ता की बात, मैं तो रेखा गुप्ता की बात ही नहीं करूंगा। रेखा गुप्ता तो अभी आई हैं, 1 साल पूरा हुआ है, लेकिन दिल्ली में पोल्यूशन आज से नहीं है और न ही ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। नरेंद्र मोदी इसी दिल्ली में रहते हैं, सेंट्रल विस्टा बनवा रहे हैं, अपने लिए सेवा तीर्थ बनवा लिया, कर्तव्य पथ बनवा लिया, नया संसद भवन बनवा लिया, सब कुछ कर लिए आप, लेकिन दिल्ली को पोल्यूशन रहित कैसे करेंगे? आप जाते हैं दूसरे राज्यों में, आप उत्तर प्रदेश जाते हैं, आप कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है जी हमको, और बिहार में कहते थे कि फिर से डबल इंजन सरकार ले आओ। डबल इंजन सरकार मतलब जब हम केंद्र में बैठे हैं तो हम केंद्र से उतनी फंडिंग करेंगे कि आप बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहेंगे, मतलब आपके लिए सारी चीजें रहेंगी, उपलब्ध रहेंगी। लेकिन क्या दिल्ली की आबो हवा को चेंज करने के लिए, इसको स्वच्छ करने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते? भाई यहाँ का जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है वो किसके अधीन आता है? इंडियन मेट्रोलॉजी IMD जो है वो किसके अधीन आता है? वो केंद्र सरकार के अधीन आता है, वो केंद्र का मामला है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, वो दिल्ली गवर्नमेंट का मामला नहीं है। तो इसलिए ये रेखा गुप्ता यहाँ कुछ भी नहीं है। रेखा गुप्ता एक मुख्यमंत्री बस हैं, ये नरेंद्र मोदी को समझना होगा। और जब वहाँ से बात हो रही है कि गोरखपुर की हवा जो है वो सही है और दिल्ली की हवा खराब है, तो इसका मतलब है कि गोरखपुर वाले जो बाबा जी हैं वो सीधे दिल्ली को चुनौती दे रहे हैं। ये बात समझनी होगी, वो रेखा गुप्ता को चुनौती नहीं दे रहे हैं, वो सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं यहाँ नरेंद्र मोदी को कि आप अपनी हवा यहाँ ठीक कर लीजिए, यहाँ का पोल्यूशन, आप अपने पोल्यूशन जो आपके ऊपर जो इतना पॉल्यूटेड वातावरण हो गया है, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे पूरे 1 घंटे तक, जिसमें एब्सटीन भी है, इस पोल्यूशन को दूर कीजिए। पोल्यूशन में सिर्फ ये नहीं है कि 400 AQI 400 पार हो गया,
ये योगी आदित्यनाथ जान रहे हैं कि कैसे किन किन पॉल्यूशन से घिरे हुए हैं नरेंद्र मोदी और उससे बाहर कैसे निकलना है ये नरेंद्र मोदी। यानी बीजेपी, जो एक अच्छी बात कह रही थी भावना कि बीजेपी के अंदर खाने, आप भी बोल रही थी कि बीजेपी के अंदर खाने जो चल रहा है वो अब लड़ाई बहुत जबरदस्त है। बीजेपी के अंदर 2+2 की सरकार चल रही है, ये बात अब बीजेपी के लोग खुल के कहने लगे हैं। 2+2 कौन है? तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह हैं, और 2 कौन है? तो अदानी और अंबानी हैं। 2+2 की सरकार है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, बाकी सब दिखाने के लिए है। जितनी जो भी दिख रहे हैं, जितने सांसद मिनिस्टर जो भी दिख रहे हैं, अगर कृषि मंत्री को पता नहीं कि नया कौन सा कानून आने जा रहा है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को पता नहीं कि पेट्रोल में क्या कुछ नया ला रहे हैं मिनिस्ट्री में, अगर मिनिस्ट्री को पता नहीं है और सीधे सीधे बिना कैबिनेट के अप्रूवल से पहले ही उसकी घोषणा अगर कर दें या कुछ ऐसी योजना लेके आ जाएं, तो ये कहां तक उचित है? और इस बारे में लगातार बात होती है, इसलिए ये समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आंचल की यहाँ बहुत तेजी से परिस्थितियां बदलती जा रही हैं और योगी आदित्यनाथ मुखर रहे हैं, वो बोलते रहे हैं, अब आने वाले समय में और बोलेंगे, ये दिखता है, और बोलेंगे आने वाले समय में, क्योंकि अब वहाँ उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होना है, लगभग 15-17 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वो तीसरी बार बनना चाहेंगे। अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो वहाँ के मुख्यमंत्री भी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन के सोचेंगे कि मैं भी कल को नरेंद्र मोदी को चुनौती दूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ बिष्ट। लेकिन जिस तरीके से सीएम योगी के बयान सामने आ रहे हैं, जितने मुखर होकर वो बोल रहे हैं, क्या उसके बाद ऐसा हो पाएगा कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे तीसरी बार? क्यों नहीं, वो तो पहली बार भी उनको नरेंद्र मोदी बनवाना नहीं चाहते थे, खबर तो सत्ता के में यही थी, वो तो मनोज सिन्हा को बनाना चाहते थे। मनोज सिन्हा यहाँ से जाके वहाँ के डीएम और बाकी लोगों से मिल लिए थे, अधिकारी आकर उनके पास बुके लेके आ गए थे, बधाई देने आ गए थे, लेकिन बन तो गए योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ दूसरी बार भी बन गए, पहली बार में 7 दिन से ज़्यादा का वक्त लग गया था घोषणा में, दूसरी बार फिर वैसे ही हुआ। तो योगी आदित्यनाथ लड़ते हैं, लड़ाकू हैं, लड़ सकते हैं, वो बन गए। और फिर अगली बार क्या योगी आदित्यनाथ को उस मुख्यमंत्री की कुर्सी, उनकी पार्टी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक वहां की जनता पहुंचाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। अगर पहुंचा दी, यानी भाजपा की अगर जीत हो गई, क्योंकि अभी तो जीत दिखाई नहीं दे रही है जो लोकसभा के रिजल्ट आए हैं उस हिसाब से, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे, ये भी मान लीजिए। और अगर मायावती को अपनी वहां पर थोड़ी सी साख बचानी है, वही कद्र पानी है, तो उनको कहीं ना कहीं विपक्ष का साथ देना होगा, नहीं तो फिर वो उड़ जाएंगी हवा में, जैसे उड़ चुकी हैं अभी लोकसभा चुनाव में। तो इसलिए बहुत टफ है अभी, हालांकि इट्स अर्ली टू से, बहुत जल्दबाजी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना है कि मुश्किलों भरा होने जा रहा है बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव, और उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीधी चुनौती नरेंद्र मोदी को देते हुए दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधी चुनौती दे दी है पीएम मोदी को। लगातार जो है बीजेपी के अंदर से टकराव दिखाई दे रहा है, बीजेपी में 2 फाड़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी लगातार जो है आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, उनके बयान जो है वो लगातार आक्रामक ही बने हुए हैं। और इस बीच जो है पीएम मोदी की बात की जाए या पूरी बीजेपी की बात की जाए तो वो संसद में घिरी हुई है, क्योंकि विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। तो ऐसे में जो है वो चुनौती भी उनके सामने खड़ी हो गई कि वो जो मोदी सरकार है वो विपक्ष के सामने कैसे टिक पाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो ओम बिरला है उनके ऊपर जो है संकट मंडराया हुआ है। वहीं जो चुनाव आयोग की बात की जाए तो चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार खुद उनकी कुर्सी पर संकट है, क्योंकि उनके खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही हो। ऐसे में सबकी नजरें आगे आने वाले संसद पर टिकी हुई है कि जो 9 मार्च से सेशन शुरू होगा, तो सेशन में क्या कुछ खास रहने वाला है, उस पर सभी की नजरें बनी हुई है। लेकिन एक बात होता है कि मोदी सरकार की परेशानी बढ़ने वाली है। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका और तमाम हमारे दर्शकों का। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।